गुड इवनिंग। अच्छा, अभी ये जो शुरू करते हैं। ये जो फिल्म भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसकी जानकारी है आपको? तो फिल्म महोत्सव का तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। नहीं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अच्छा, सर अभी फिलहाल नॉलेज नहीं। ओके ओके। एंड फिल्म ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हाँ जी सर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी श्री रजनीकांत जी को मिला है, जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ओके, कब शुरू हुआ था दादा साहब फाल्के? सर एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है अभी। ओके। ये जो अभी दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये कौन से वर्ष का है? मतलब 2019 का है, 20 का, 21 का है? सर 2019 का है। राइट। और इससे पहले वाला किसको दिया गया था? सर उसकी जानकारी नहीं है, सॉरी। ओके, तो फर्स्ट दादा साहब फाल्के किसको मिला था? सर फर्स्ट दादा साहेब फाल्के का भी आइडिया नहीं होगी। ओके ओके ओके। ये बताइए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की इंडिया पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? सर डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादातर प्रो इंडियन रहे हैं, क्योंकि नेशनलिज्म उनका जो पॉलिसीज है वो नेशनलिज्म बेस्ड है। और जो रिपब्लिकन्स रहे हैं वो बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी के पक्ष में रहते हैं। और इंडियंस के प्रति बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अमूमन ये देखा गया है कि दोनों ही सरकार जब बनती हैं तब उनकी पॉलिसीज इक्वली इंडिया की तरफ फायदेमंद रहती मैं हैं। क्वेश्चन चेंज करके पूछता हूँ आपको। ट्रंप और बाइडेन की जो इंडिया पॉलिसी, इंडिया के प्रति जो व्यवहार था, भारत के प्रति जो नीति थी, उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? सर भारत के प्रति नीति दोनों की ही बहुत ज्यादा बदली नहीं गई है, क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है यूएसए के लिए। और चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएसए के लिए, जो कि वो नहीं गवा सकता। दूसरा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाइना की पावर को बैलेंस कर रहे हैं एशिया में, तो यूएसए की पॉलिसीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई हैं। जो अभी फिलहाल मिस्टर जो बाइडेन ने अपना क्लाइमेट सेक्रेटरी यहाँ भेजे हैं, जॉन कैरी, जो कि एनवायरमेंटल टॉक्स करने आए हैं। और जो मिस्टर ट्रम्प की गवर्नमेंट थी उस वक्त एनवायरमेंट पे इतना फोकस नहीं था। जॉन कैरी के भारत आने से क्या कोई भारत को विशेष लाभ होगा? सर जॉन कैरी जी जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे चर्चा करने आए हैं। और बेसिकली ये इन बातों पे चर्चा करेंगे कि कैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज किए जाएं और किस तरीके के आगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहें एनवायरमेंटल पॉलिसीज के। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है अपना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ग्रो कराने के लिए। और दूसरा इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और तीसरा ज्यादा से ज्यादा जो एनवायरमेंटल पैक्ट्स हैं यूएसए के साथ वो करने के लिए। ओके, एक पेरिस समझौता हुआ है पर्यावरण को लेकर, बता सकते हैं आप कि पेरिस एग्रीमेंट या जैसे इसको COP20, इट इज कॉल्ड COP21। COP21 व्हाई इट इज कॉल्ड COP21? सर COP21 is Conference of Parties 21,
which indicates the number of conferences which have been held for climate change policies all over the world. और सर इसमें बेसिकली नेशनली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे बात की गई थी। हर कंट्री ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे जो कि उसे अचीव करने हैं विद अ गिवन टाइमलाइन। और इसमें हमने एसडीजीज पे चर्चा की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जो कि हमें 2030 तक अचीव करना। ओके, तो नेशनली डेवलपमेंट जो ये आईएनडीसी है, ये इंडिया का क्या टारगेट है अभी? सर इंडिया का टारगेट ये है कि एक तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो अराउंड 33 मिलियन टन कार्बन फुटप्रिंट हटाना है इंडिया का। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से हमें एनर्जी जनरेट करनी है 40% तक 2030। एक कार्बन कैप्चर वर्ड भी आता है, कार्बन कैप्चर, जैसे कार्बन फुटप्रिंट। यस सर। अब पहले तो ये बताएं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? सर कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट में जितना भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है मैन मेड एक्टिविटीज के कारण। ओके, और कार्बन कैप्चर? सर कार्बन कैप्चर इज द रिवर्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, कि ना जो कार्बन एनवायरनमेंट में है उसे यूटिलाइज कर दिया जाए और कन्वर्ट कर दिया जाए किसी नॉन हार्मफुल गैस में। एक कार्बन बिजनेस भी होता है? सर कार्बन बिजनेस सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर मैं गेस करना चाहूंगी अगर आप इजाजत है। सर कार्बन बिजनेस बेसिकली जैसे कोई कंट्री नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बना पा रही है, कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है दूसरी कंट्री से जो कि ज्यादा क्लीन एनर्जी यूज कर रही है। राइट आंसर, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि अभी बाइडेन प्रशासन में उच्च पदों पर भारतीय कौन कौन नियुक्त हुए हैं? 3 नाम बताइए। सर सबसे पहले तो अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारी कमला हैरिस, श्रीमती कमला हैरिस हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। दूसरी प्रीति पटेल हैं जो कि वहां पे उच्च पद पे हैं। कौन से पद पे? सर अभी पद एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ ठीक रहा। है, सेकंड, थर्ड? थर्ड सर थर्ड भी अभी ओके, है। ठीक है। अभी एक ये सीआरपीएफ का एक जवान है राकेश्वर, जी सर। वो चर्चा में रहा है, कारण बता। सर अभी नक्सलवादियों ने हमला किया था ये छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ के सुकरमा और ये बिलासपुर के बॉर्डर पे, जहाँ पे सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए थे कॉम्बैट में। तो उस अटैक के पीछे इनका हाथ माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने सर जो ये जो जवान है जो जिंदा बच गए, ही इज अलाइव। इनका हाथ किस पे? नक्सलवादी हमले के पीछे? मतलब आप कह रहे हो कि नक्सली अटैक इन्होंने करवाया? नहीं सर, इन्होंने करवाया नहीं, ये इन्वॉल्व थे उसमें, उस पूरी कॉम्बैट में इन्वॉल्व थे एंड ये जिंदा बच गए। तो अभी इनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या इंसिडेंट हुआ था वहां। नहीं, आप इनको किस रूप में लेती हैं? आपको लगता है कि ये इन्होंने गद्दारी की होगी? सर मुझे इतना डिटेल का आइडिया नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा बताएं, कोविन क्या है? कोविन? कोविन
सर सर ये एक नेटवर्क है, कोविड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, हम्म, जिसमें कि कितने अफेक्टेड लोग हैं और उनकी जो मूवमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ओके। ये तो अच्छा, एक अभी किसी देश ने एनिमल्स के लिए कोरोना वैक्सीन बनाया है, है। बता सकते हैं किसने बनाया? सर रशिया ने बनाया है। क्या नाम है टीके का? सर टीके का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओके। कानून से संबंधित जो ये जीएसटी से रिलेटेड तो आपसे गौतम सर बात करेंगे अभी। अच्छा, ये बताएं कि यूएसए डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है। यूएसए ने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया था, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? सर वर्तमान में अभी डब्ल्यूएचओ वापस ज्वाइन नहीं किया है। अ, का फिलहाल सर पक्का तो नहीं, मुझे हो सकता है सही जानकारी ना हो लेटेस्ट। थोड़ा सा आप करंट को वापस से, क्या डेट क्या है आपके इंटरव्यू की? सर 20 अप्रैल। 20? 20। अब तो 10 दिन है आपके पास, काफी टाइम। हाँ जी। करंट इश्यूज को थोड़ा और देखें, अमेरिका संदर्भ में आपका कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। देखें, आपका जो पहला क्वेश्चन था ये फिल्म फेस्टिवल के बारे में था। तो अभी भारत में हुआ है 51वां अच्छा। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 हुआ है गोवा में। और ये 51वां था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आपने सही बताया आंसर। बस फर्स्ट जो मिला था वो देविका रानी को मिला था। ठीक बाकी अभी जो 2018 का मिला था वो अमिताभ बच्चन को मिला था। उसके बाद वाला आंसर आपका राइट है। आपने बताया इनको मिला था है। रजनीकांत। ये आपका आंसर राइट है। डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन की समीक्षा आपकी अच्छी है। बस थोड़ा सा देखें, जब डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन की बात हम करते हैं या हम बिडेन और ट्रंप की बात करें तो इसको कुछ पॉइंट्स में बांटे। जैसे नंबर 1, वीजा वीजा पॉलिसी ट्रंप की टफ थी, बिडेन इजी कर रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखना आप। ओके। H1 वो वीजा जो है H1B4, H1B14, इस तरह की कुछ वीजा है। रक्षा डिफेंस में एज इट इज, जैसा कि आपने कहा, रक्षा संबंध अच्छे बने हुए हैं। फिर बिजनेस में ट्रंप ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई थी और बिडेन उसको ओपन कर रहे हैं। फिर विदेश नीति में भारत ईरान संबंधों पर रोक लगाई थी। भारत ईरान संबंधों पर इन्होंने रोक लगाई थी, अभी रोक नहीं है। तो भारत ईरान संबंध वापस बहाल हो रहे हैं। पर्यावरण वाला पॉइंट आप अच्छा बताया आपने। और ये तो 6-7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट आउट करके आप इनका डिफरेंस बताएं, ठीक है सर। थोड़ा अच्छा होगा। और पेरिस समझौता आपने बढ़िया बताया भारत के बारे में भी। बाइडेन प्रशासन में भारतीयों के नाम 2-3 याद रखें, जैसे हाँ। नीरा टंडन। नीरा टंडन है वो व्हाइट हाउस में बजट डायरेक्टर है, बजट डायरेक्टर। एक डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं, वो यूएसए में सर्जन जनरल है। डॉक्टर वनिता गुप्ता है, ये लॉ डिपार्टमेंट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल है। ये आपको 3-4 नाम आप देखें, लगभग 10-12 नाम है मेरे पास। अब 3-4 नाम जैसे वेदांत पटेल देखें। एक वेदांत पटेल व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल है वो। इसी तरह से विनय रेड्डी है, वो डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग है व्हाइट हाउस में। तो ऐसे कुछ 3-4 नाम आप तैयार रखें। ठीक है। नक्सलवादी हमला आपने देखे, राकेश्वर को जब ये अटैक हुआ था तो नक्सली पकड़ के ले गए थे। ये हाँ। सीआरपीएफ के भारतीय जवान हैं, जो हाँ जी। सीआरपीएफ का एक ग्रुप है, कोबरा कोबरा कोबरा। ग्रुप ये थे। इनको पकड़ के ले गए थे। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको वापस फ्री करवाया। इनका उस अटैक में कोई योगदान नहीं था। अच्छा अच्छा। कोविन का आपने सही बताया, रूस ने वो वैक्सीन बनाया, ये भी आपका उत्तर राइट था। और जो वैक्सीन है उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम है कॉर्निकेव कोव। कॉर्नी के को। कॉर्निकेव कोव ये वैक्सीन बनाया है रूस की रोसेल खोनाडोर ने, एजेंसी है, रूसी एजेंसी रोसेल खोनाडोर। और
एक मैंने WHO का आपसे पूछा था, तो WHO के डिटेल ध्यान रखें, कब स्थापना हुई, कितने मेंबर हैं। अमेरिका WHO की वर्तमान स्थिति ये है, 6 महीने पहले ट्रंप ने उसको छोड़ दिया था, पर हाँ अब जी ब्रिटेन गवर्नमेंट उसको ज्वाइन कर रही है, मतलब अच्छा ज्वाइन कर ही लिया, प्रोसेस पूरा हो हाँ चुका है। जी ओके ओके बाकी तो आपके ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, ओवरऑल गुड। और कुछ करंट में फैक्चुअल बेसिस थोड़ा वीक है, उसको रेडी करिए, बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। ठीक है, बिल्कुल निराश ना होए, परेशान नहीं होना है, और नहीं नहीं इनको किया जा सकता है, अभी अपने पास इतना टाइम है। हाँ जी सर हाँ? ठीक है, हमारे साथ गौतम सर हैं। जी गौतम सर। यस सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग तानिया जी। हाँ जी आ, सर। आप जो है अब तो अब काफी स्टडी की होगी आपने इन दिनों में, आई थिंक। हाँ जी सर, अभी कुछ दिनों पहले ही घर आई हूँ तो स्टडी स्टार्ट हुई है। ये ई ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल? सर ई वे बिल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, जो कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स, उस पे ई वे बिल जनरेट करना होता है। जैसे 100 किलोमीटर तक अगर हम ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, 100 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो 1 डे के लिए होता है। और एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर से आगे जाना है तो फिर 2 दिन के लिए जनरेट होएगा ई वे बिल। अच्छा, एक एक वर्ड आता है और आपके इसमें QRMPS, हाँ क्वार्टरली जी मंथली पेमेंट स्कीम, यस सर। ये क्या है? सर बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम निकाली है जिससे कि कंप्लायंस जो है जीएसटी का वो थोड़ा इजी हो जाए। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है एक एनुअली, एक साल में, तो वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंडर उन्हें 3 महीने में एक ही बार रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और मंथली बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा। ई वे बिल में जो है कुछ चेंज किया है अभी इन दिनों में, कुछ ध्यान है क्या? व्हाट दे हैव डन? सर ई वे बिल में पहले जो था वो अभी ऐसा कर दिया है कि जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन की, वो बढ़ा दी गई है। पहले 100 किलोमीटर तक ही आप ले सकते थे एक दिन के लिए, अब 200 किलोमीटर कर दी गई है। गुड गुड गुड। अच्छा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली डिविजन्स के पास होता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें जो डिविजन्स होती हैं उन्हीं के हाथ में रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी होता है। तो उनके थ्रू किया जा सकता है, ऑनलाइन इसे परफॉर्म किया जा सकता है जीएसटी कैंसिलेशन को Good. एप्लीकेशन लगा के। अच्छा, एंटीविजन पार्टी क्या होती है? सर सर एंटीविजन में ही अभी मैं सर्व कर रही हूँ फिलहाल। एंटीविजन बेसिकली वो सेक्शन है हमारे डिपार्टमेंट का जो कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करता है। ये रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन नहीं देखता, ये ऐसे केसेस देखता है जिसमें कि टैक्स पेयर ने या तो कोई फ्रॉड किया है या नॉन कंप्लायंस हुई है। फ्रॉड 3 तरीके के हो सकते हैं इसमें। पहला ये कि इनवॉइस जनरेट ना करते हुए गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर देना। दूसरा ये हो सकता है कि बिना गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए हुए इनवॉइस जनरेट करना जस्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और तीसरा ये हो सकता है कि टैक्स जीएसटी टैक्स कलेक्ट करना पर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा ना कराना। गुड गुड गुड। अच्छा, एक एक इसी में एक क्वेश्चन और आपसे जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था मैं। कोई भी सिल्वर लेके गया है, हाँ जी सर। पुरानी सिल्वर जो है उसको उसने मेल्ट किया है, और वो मेल्ट करके और चुपचाप इवनिंग में रात के टाइम गाड़ी में रख के ले जा रहा है, आपको पता चला है वो, और आप जो है ना उसके पीछे जो है ना वो करते हैं, और आप उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर लाकर अपने पोजीशन में उसको सिल्वर को रख लेते हैं, हाँ और जी वो सर। वारंट जाता है मजिस्ट्रेट के पास, और उसको जो है ना छुड़वा लेता है। व्हाट विल यू डू? उसको वो आपके पास आदेश लेके आएगा कि छोड़ दीजिए इसको।
then what will you do? सर मतलब कोर्ट से वो ऑर्डर ले आते हैं छुड़वाने का। बिल्कुल। सर कोर्ट ऑर्डर के ऊपर तो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हमारे जो जॉइंट कमिश्नर और अबव है उनके पास भी जुडिशियल पावर्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अगर ऑर्डर आए कि ये नहीं छोड़ना है तो फिर इसको इसके अगेंस्ट हो सकता है कुछ, वरना तो कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं सुपरपास कर सकते, सुपरसीड नहीं कर सकते। एक दफा ऐसा हुआ था कि अच्छा। किसी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरा मेरा एक फ्रेंड है, उस मेरे जो फ्रेंड था वो लेक्चरर था, और उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरे एक फ्रेंड की जो है सिल्वर जो है ना, वो रात को जो है ना वो ले जा रहे थे, और वो जो है ना कैप्चर कर ली गई है जो है ना उस जो है ना आपके जो है सेल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसको छुड़वाना है। तो मेरे पड़ोस में जो है ना एक मजिस्ट्रेट रहते थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनके पास जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन लेकर आए वो बंदा, और फिर जो है ना वो उसको जो है ना उसको रिलीज कर दिया, मतलब सिल्वर को। अच्छा। तो उस कंडीशन में आई डोंट नो कि उसके बाद में फर्दर क्या हुआ, लेकिन उस मजिस्ट्रेट ने जरूर मुझसे कहा कि गौतम साहब यार यू हैव डन जो ना रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये इस तरह से नहीं करना कि आपको, मुझे मैंने एक दफा तो आपको फॉलो कर लिया एनी हाउ। तो ये जो है ऐसा भी होता है, ऐसा मैंने सुना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एंटीविजन पार्टी द्वारा पकड़ा गया मटेरियल को जो है ना वो मजिस्ट्रेट के द्वारा छुड़वा लिया जाता है। एनी हाउ ये आने के बाद आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा हाँ डिस्टर्बेंस। हाँ नो प्रॉब्लम, आई एम रिपीटिंग। मैं ये कह रहा था कि जीएसटी एक्ट आने के बाद में हाँ जी सर। आप इस मामले में कुछ जो है ना ऐसा क्या जो है ना वो एफर्ट किया जिससे कि आपके एरिया में रेवेन्यू बढ़ा है? सर जीएसटी एक्ट आने की वजह से खुद खुद में भी गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि टैक्स कंप्लायंस बढ़े हमारी कंट्री में, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू कंप्लायंस इजी हो गया है। पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे जिनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, लेकिन अब सिर्फ जीएसटी लग रहा है, जो जिसकी वजह से जो टैक्स रेट है वो काफी कम हो चुका है। दूसरा इसमें ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो ट्रांसपेरेंसी है टैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर में। इस वजह से भी ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में आ पाए हैं, और इसमें बेस भी इंक्रीज हुआ है, टैक्स बेस जो है हमारी कंट्री का वो भी इंक्रीज हुआ है। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, तब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन निकाला था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी 2 दिन के अंदर ले सकता है, और अगर 10 डेज के अंदर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस वजह से बड़ी आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लिए गए हैं ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जिसकी वजह से ज्यादा लोग टैक्स के एम्बिट में आए हैं और अब टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। गुड गुड। अच्छा चलिए कि इट्स ए मैटर ऑफ चांस कि आपको असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बन जाते हैं आप, मान लीजिए दूसरा जो है ना कोई आपको 1 मिनट के लिए आपको नहीं मिलता है पोर्टफोलियो, तो यही आप अगर रहेगा तो आप देन आप फिर उसको रेवेन्यू को, और जो वन हु इज नॉट पेइंग जो है जीएसटी, मान लो आपको कुछ जो है ना पता लगता है कि वन हु इज नॉट पेइंग जीएसटी, तो उसको कैसे कवर करेंगे आप लोग ऐसे लोगों को? सर सबसे पहले तो सबसे पहले तो उनसे कांटेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल वे में जो मैंने अपने डिपार्टमेंट में वर्किंग देखी है उसमें पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और अगर वो पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं भरना चाहते हैं तो हमारे नोटिस जारी करने से पहले ही कंप्लायंस कर ले विद वॉट एवर इंटरेस्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन देयर लेट सबमिशन। लेकिन अगर वो तब नहीं करते हैं तो हम नोटिस जारी करते हैं, जिसके बाद से उन पे पेनल्टी लगने लगती है।
और अगर नोटिस का भी वो जवाब नहीं देते हैं तो हम एक शो कॉज नोटिस फाइनल टर्म में शो कॉज नोटिस निकालते हैं, जो कि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग के बराबर होता है और उन्हें इसका जवाब देना ही होता है। उसके बाद भी अगर उनका पेमेंट नहीं आता है जीएसटी का, तो उसके बाद अरेस्ट का भी प्रोविजन है इन केस अगर कंप्लायंस 5 करोड़ से ऊपर की है। अच्छा चलिए, क्लॉथ पर जो है ना जीएसटी जो है ना कितना इम्पोज करते हैं आप? सर क्लॉथ पे फिलहाल 12% है। और उसको अगर कॉस्ट वाइज जो है ना अगर वो ज्यादा कॉस्टली है मटेरियल, देन व्हाट विल यू इम्पोज? सर लग्जरी गुड्स जो है उन पे 28% लगता है। 18% नहीं है? सर 18% अभी फिलहाल हो सकता है, वो प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है। अगर बहुत लग्जरी गुड है तो फिर 10 गुड्स और लग्जरी गुड्स पे 28% है, वरना 18% भी होता है विद प्रोडक्ट्स, वो वेरी करता है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ लोग बिना जो है ना जीएसटी पे किए भी अभी जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि यू थिंक दिस थिंग? सर बेसिकली एंटरविजन में हम लोग यही काम कर रहे हैं कि जो जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, या तो उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर वो कोई ना कोई लूपहोल निकाल कर फ्रॉड करते हैं, तो उन्हीं को फाइंड आउट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का काम चल रहा है फिलहाल। तो है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं लोग जो जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं। चलिए, एक एक वर्ड आपसे मैं पूछना चाह रहा था, ये क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर? क्यूरेटर सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सॉरी। चलिए, एक वर्ड और एक दो वर्ड और है, यूआईटी एंड म्युनिसिपल काउंसिल के जो है ना फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? ओके सर, जो यूआईटी है वो बेसिकली प्लानिंग करती है, जो फ्यूचर प्लानिंग होती है सिटी की, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो जो डे टू डे के हमारे सिटी की मेंटेनेंस होती है उन पे ज्यादा उसका फोकस होता है, जैसे कि सैनिटेशन हुआ और इन सब डे टू डे एक्टिविटीज उनके अंडर आती है। गुड 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 गुड। एक वर्ड और पूछता हूँ मैं आपसे, ये वक्फ बोर्ड का क्या जो है ना फंक्शन है? सर वक्फ बोर्ड ये माइनॉरिटी जो है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके लिए है। मुस्लिम्स के जो सारे लॉज बाय लॉज होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका जो क्रियान्वयन है, ये सब देखता है वक्फ बोर्ड, और फंडिंग भी देखता है। गुड गुड गुड। तानिया जी, आपका जो है ना आज का प्रेजेंटेशन पहले से कंपैरेटिवली मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इट्स थैंक वेरी यू गुड। सर। आप बहुत अच्छा एफर्ट किया इन दिनों में और स्टडी भी की है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे तो कहता है कि यू विल गो, बहुत हाइट तक जाएंगे आप। आपका थैंक यू सो मच सर। आई विश फॉर द बेस्ट। एक क्यूरेटर शब्द मैंने पूछा था, बस उसका आपने जवाब। क्यूरेटर इज ए ऑफिसर ऑफ म्यूजियम्स, वन ओके। हु, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। और अभी एक वो वर्ड इन दिनों में जो है वो व्हाट डू से, ये क्या कहते हैं, बनारस के मामले में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो ज्ञान वापी जो है ना, वो मॉस्क। तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास जी की उससे रिलेटेड जगह थी वो, जिस पर उन्होंने तोड़कर मंदिर वंदिर कुछ बना दी, मस्जिद बना दी थी, तो शायद उसी का डिसीजन। तो क्यूरेटर ये जो है ना, इसके पुरातत्व से संबंधित संग्रहालयों में या म्यूजियम्स के ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्यूरेटर बोलते हैं। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने स्टडी बहुत अच्छी है आपकी, और ऑलरेडी मैंने आपके लिए ही सारे क्वेश्चन ये तैयार किए थे, क्योंकि पहले जो है ना मुझे जो है ना आपने केवल बैंकिंग से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन दी थी, तो मैंने बैंकिंग से रिलेटेड, आज मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी, तो आपके उससे पॉइंट से मैं देखता हूँ कि आपका बहुत अच्छा नॉलेज है इस मामले में, आप यू आर डूइंग गुड। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। जी राजेश सर, आज तानिया जी बहुत अच्छे आंसर दे रही हैं। थैंक यू सर।
जी तान्या जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप जयपुर से हैं। हाँ जी सर। दूसरा मॉक है आपका। हाँ जी सर, सेकंड मॉक। तो मुझे आप जयपुर से कुछ प्रसिद्ध महिलाएं हैं, उनके नाम बताइए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही। तो जयपुर से सर, जयपुर से एक तो गायत्री देवी जी हैं, जो कि राजमाता रही हैं जयपुर के, जो कछवाहा राजवंश है उनकी। जी। अ, और सर, एक रत्ना बजाज, श्रीमती रत्ना बजाज जी रही हैं, जो कि जो कि एक फ्रीडम फाइटर की वाइफ हैं, और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अ, और सर, अभी इतना ही ध्यान आ रहा है। चलिए, मैं कुछ नाम बोलूंगा, आपको उनका परिचय देना है। जी सर। अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला सर, स्पोर्ट्स में है ये, स्पोर्ट्स में एथलीट है ये। इन्होंने, श्योर है आप? एथलीट हैं? सर नॉट वेरी श्योर अपूर्वी चंदेला, पर स्पोर्ट्स में है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे शूटर जीता है, है। शूटर। अच्छा अच्छा। अच्छा, और कुछ जानती हैं इनके बारे में आप? चलिए, मैं अगला नाम लेता हूँ, शगुन चौधरी। शगुन चौधरी। सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट हर। ये फिलहाल ये मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है ये इनके भी एक बारे में। शूटर रही है। अच्छा अच्छा। शालिनी शूटर। पाठक। शालिनी पाठक। सर, ये भी स्पोर्ट्स में है, तो बट नॉट वेरी श्योर कि कौन से स्पोर्ट्स में है, की आपने नॉलेज। हॉबी या इंटरेस्ट, मैंने कराटे पढ़ा है इसमें। हाँ जी सर। ठीक है, तो कराटे से संबंधित क्या जानकारी है आपको, वो बता दीजिए। सर, कराटे जो है वो एक मार्शल आर्ट है, जो कि जापान से ओरिजिनेट हुआ है। ओकिनावा आइलैंड के रियोको जो किंगडम था वहां से। और कराटे का मतलब होता है एम्प्टी हैंड। करा मीन्स एम्प्टी और टे मीन्स हैंड। से बेसिकली इसमें इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसमें सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग सिखाई जाती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक काता और कुमिते। काता में सीक्वेंस ऑफ एक्शन सिखाए जाते हैं, और कुमिते में फाइट सिखाई ठीक है, जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका हॉबी है या इंटरेस्ट है ये? सर, मेरी हॉबी है। अच्छा, चलिए, हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए आपका। सर, हॉबी जो होती है वो आप फुल पैशन के साथ और फुल एफर्ट उसमें देते हैं, और रूटीन में उसे फॉलो करते हैं। जबकि इंटरेस्ट और हॉबी में ही इंटरेस्ट भी आता है, पहले इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वही आगे जाके हॉबी बनती है। और जो इंटरेस्ट होता है वो कई चीजों में हो सकता है, कई प्रकार की चीजों में हो ठीक, सकता है, ठीक जिसको है। करने में तो मजा आप है। कराटे का किस तरह यूज करेंगे प्रशासन में? सर, कराटे जो है, सबसे पहले तो मुझे ये सिखाया है उसने कि सेल्फ डिफेंस का वुमेन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगी कि जहां भी मेरी पोस्टिंग है, वहां हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स चलाए जाएं। दूसरा, इसमें कराटे में जो हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो करेज सिखाई जाती है, जो मेंटल ग्रिट सिखाई जाती है, वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आएगा। चलिए, और कराटे में फिजिकल जो स्ट्रेंथ मेरी बिल्ड हुई है, उस वजह से भी मैं ज्यादा अच्छी तरीके से दे ठीक। पाऊंगी अपने से। अच्छा, क्या सिर्फ महिला महिलाओं को या जो बालिकाएं हैं, स्कूली बालिकाएं, उनको ये सिखाया जाना चाहिए, आत्मरक्षा? नहीं नहीं सर, सभी के लिए ये होनी चाहिए, सभी बच्चों के लिए, और इनफैक्ट जो यूथ है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत। क्योंकि इसमें जो तीन कंपोनेंट्स हैं, पहला फिजिकल फिटनेस, दूसरा आपका जो डिसिप्लिन होता है लाइफ में, वो ये बहुत सिखाता है, ठीक। और तीसरा एक मेंटल भी बहुत स्कोप वाइड करता है।
कोई भी अच्छा, स्पोर्ट। आपकी एक और आपने हॉबी लिखी है, रीडिंग बुक्स। हाँ जी सर। मुझे ये बताइए, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के बारे में कुछ बताइए। लक्ष्मी कुमावत चुंडावत जी राजस्थान की एक मशहूर लेखिका है, और उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं, पर से फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनके नाम। पर राजस्थान की बहुत फेमस, और पर्दा टू पीपल जो बुक है वो इन्हीं पे आधारित है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और किसी पद पर रही है कि राजस्थान में राजनीतिक पद पर? राजनीतिक पद पर सर, ये शायद, सर आई एम नॉट श्योर बट आई वुड लाइक टू टेक अ गेस। सर ये एमएलए रह चुकी हैं राजस्थान वेरी में। गुड। एमएलए और एमपी भी रह चुकी। अच्छा, एमपी भी रह चुकी। अच्छा, चलिए, एमएनआईटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? हाँ जी सर, ग्रेजुएशन किया सर। ग्रेजुएशन किया है। हाँ जी सर। तो मुझे एमएनआईटी का फुल फॉर्म बताइए। सर मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें जो शब्द आया है मालवीय, हाँ जी ये सर। किसके लिए आया है? सर मालवीय जी थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो कि इंडिया के बहुत मशहूर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्हें महामना के नाम से भी हम जानते हैं, और इन्होंने कई एक्ट्स लाए हैं इंडिया में, जैसे कि इंडेंचर जो लेबर है उसे हटाने का, जो कंट्रैक्चुअल लेबर हुआ करते थे जिन्हें बाहर भेजा जाता था इंडिया से काम करने के लिए, वो बैन किया है इन्होंने। हिंदू महासभा की स्थापना की है, और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है इन्होंने, और आईएनसी के ये 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए ठीक है, मैं इससे भी आगे आपसे जानना चाह रहा था कि इनको कोई पुरस्कार मिला है क्या भारत में? सर इन्हें भारत रत्न मिला है अभी 2015 में ही। अच्छा, इनके साथ एक और व्यक्तित्व को भी दिया गया था? इनके साथ सर अभी मुझे ध्यान नहीं है, इनके साथ अटल बिहारी जी को दिया गया था क्या? अच्छा अच्छा, सर नॉट वेरी श्योर। अटल चलिए बिहारी। ठीक है, आपका इसका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, महिलाओं से स्टार्ट किया था हमने हम्म। कि जयपुर की कुछ प्रसिद्ध महिलाएं, ठीक है। हाँ जी। तो आपकी ये हॉबी देखकर मैंने स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन लिए थे कि आप ओके कुछ ओके। उनके बारे में बताएं। अच्छा। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कुछ नाम आपने बताए, बिल्कुल अच्छा लगा बताए, लेकिन उनके बारे में थोड़ी और आपको छुटपुट जानकारी हो ना, तो अच्छा आंसर होता हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, लक्ष्मी कुमारी चौंडावत जी हैं। इसके अलावा और भी आपके कई जो महिलाएं रही हैं राजस्थान की। मैंने सिर्फ जयपुर की पूछी थी, लेकिन आपको राजस्थान की सभी प्रमुख महिला व्यक्तित्वों के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे रतन शास्त्री जी के बारे में आप बता रही थी शायद। रतन, आप हाँ रतन शास्त्री वो आपने ध्यान नाम थोड़ा गलत बताया, रतन बजाज नहीं। शायद, हाँ ठीक है। वो। तो रतन शास्त्री जी ये आपके जो हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी, और इनसे रिलेटेड आप देखिए कुछ वनस्थली विद्यापीठ वगैरह, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। और कुछ महिलाएं जो उच्च पदों पर रही है, चाहे प्रशासन हो चाहे राजनीति में रही हो राजस्थान में, ठीक है, उनकी बात आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में। अरुणा राय जी कौन है, इनका क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अरुणा राय जी, ठीक है। तो ये महिला व्यक्तित्व, पूरा आपका ये मॉक मैंने वेमेन बेस्ड रखा, क्योंकि एक बार इंटरव्यू में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूरा हाँ का जी। पूरा इंटरव्यू आपका इसी पे बेस्ड हो सकता है, ऐसा कभी कभार होता है। तो उसी को देखते हुए, ठीक है, चाहे अमृता देवी बिश्नोई जी हो, वसुंधरा राजे जी रही हो, प्रतिभा जी पाटिल रही हो अपने, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। जैसे श्रीमती कुशल सिंह जी अपने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी रही, तो आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है कि ऐसी महिला जो राजस्थान में सर्वोच्च पद पर रही हो, प्रशासनिक पद, ठीक है, ओके। तो ये मुख्य सचिव रह चुकी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़े और तैयार करें। कब है आपका इंटरव्यू? सर 20 अप्रैल 20 अप्रैल को है। तो अभी है आपके पास कुछ दिन,
तो थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए, है ना, क्या पता कोई क्वेश्चन मिले वहां से। शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छा आपका वैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, जो फील्ड है आपका, जैसे कराटे है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। एक राजस्थान का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाइए आप, ठीक है, थोड़ा सा। और एक और सजेशन देना चाहूंगा, आप थोड़ा सा आंसर देते वक्त अपने सिर को ज्यादा नहीं हिलाएं, ठीक है, ओके थोड़ा ओके, सा स्थिर रहें, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बिल्कुल के ऐसे स्टेचू बन के आप बैठे रहें, मतलब थोड़ा सा इसको बाकी आपके आंसर्स काफी अच्छे, आप कॉन्फिडेंट हैं कई चीजों में, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।